कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं गौरव कपूर। दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में हम उन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, आपको जानकारी देते हैं जिसका सरोकार हमसे, आपसे, हम सबसे है। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही आपकी जो प्रश्न हैं उनका भी जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, और तमाम मुद्दों पर, इससे जुड़े मुद्दों पर आज हम अपने इस कार्यक्रम में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ हैं डॉक्टर मंजुला शर्मा जी और मैडम अनुराधा शर्मा, समग्र शिक्षा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश। मंजुला जी, अनुराधा जी, नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। यदि एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित आपके भी कोई प्रश्न हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें दूरभाष कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा दूरभाष नंबर है 28000177 और 28000178 और शिमला का STD कोड है 0177। साथ ही आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, जब हमसे फ़ोन पर बात करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम धीमा कर दें ताकि आपकी आवाज़ हम तक बिल्कुल स्पष्ट पहुंच सके। बहरहाल मंजुला जी, जब तक दर्शक जुड़ते हैं आपसे, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। कहते हैं कि एजुकेशन फ्रेम्स द माइंड एंड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, और एजुकेशन का एक व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो हमारे पास अभी मौजूदा समय में एक एजुकेशन पॉलिसी है जो काफ़ी सालों से चल रही है, राइट? क्या ज़रूरत पड़ी उसको बदलने की, या नई शिक्षा नीति जो 2020, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? गौरव जी, बहुत ही सही क्वेश्चन है, क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि 1968 की पॉलिसी थी, फिर 86 में, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया 92 में, फिर राइट टू एजुकेशन भी आया। तो सारी नीतियाँ जो बनी हैं वो शिक्षा को केंद्रित करके बनी हैं, और सब में ये कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो और साथ में गुणात्मक शिक्षा हो। तो फिर ये नई शिक्षा नीति क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगी कि नई शिक्षा नीति इसलिए कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 का, हमारे देश ने भी उसको अपनाया है, और उसमें ये सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि सबको शिक्षा हो, समान शिक्षा हो, क्वालिटी एजुकेशन हो। तो इन सबको सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति की बात भी की गई है। दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं कहने जा रही हूँ कि पूरे विश्व में जो है ज्ञान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से और नया ज्ञान आ रहा है, उसकी वजह से भी, जैसे अभी आज लोग हर कार्य को टेक्नोलॉजी की सहायता से कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और जिसके लिए हमें बड़े कुशल कामगारों की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी नीतियों में, अपनी शिक्षण नीतियों में जो है परिवर्तन नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत पिछड़ जाएंगे बाकी देशों की अपेक्षा। और आप देख रहे होंगे कि नए नए मुद्दे आ रहे हैं, चाहे वो हमारे प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, चाहे और पर्यावरण प्रदूषण की बात हम करें। ये सब चीज़ें, अगर हमें अपनी एनर्जी को बचाना है, पानी को रिसोर्सेज को बचाना है, और अगर हमें अपने अन्य कई मुद्दों पे बातचीत, स्वच्छता पे बातचीत करनी है, तो हमें अपनी शिक्षा नीति में भी परिवर्तन करना है, क्योंकि स्कूली शिक्षा जो है सीधी सीधी उसके साथ जुड़ी हुई है। और अगर हमें ये परिवर्तन लाने हैं तो हमें अपनी शिक्षा में परिवर्तन लाने पड़ेंगे। क्यों परिवर्तन लाने पड़ेंगे? कि हम जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है, देखिए बड़े वर्षों से कहते रहे हम कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, और उसमें बच्चे को मिडल में रखना है और टीचर उसको फैसिलिटेट करेगा। अब आज शिक्षा नीति ये कहती है कि जो बच्चा है उसको शिक्षा नहीं देनी है, उसको सिखाना नहीं है, उसको ये सिखाना है कि सीखा कैसे जाता है। तो नई शिक्षा नीति अपने आप में अलग बात कह रही है। फिर हम देखेंगे कि अगर हम मैं इसी के संदर्भ में कह रही हूँ कि हम नई शिक्षा नीति की बात क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि पिछले जो हमारे
प्राचीन शिक्षा थी, वो शिक्षा केवल हमें फ्यूचर के लिए तैयार नहीं करती थी, अपने आजीविका कमाने के लिए तैयार नहीं करती थी, बल्कि वो हमें तैयार करती थी, हमारे आत्मज्ञान हो जाता था लोगों को, मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति कहते थे वो उसको। प्राचीन काल की बात कर रही हूँ मैं। आज हम बच्चे को हम केवल तैयार करते हैं कि उसको एक छोटी नौकरी मिल जाए, एक बड़ी नौकरी मिल जाए, वो अपनी आजीविका कमा ले। तो क्या बच्चे को अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए? अगर जोड़ा जाना चाहिए तो ये नई शिक्षा नीति इस पे बात कर रही है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, मतलब उसको सिर्फ नौकरी या जीविका अर्जन करने के लिए नहीं है। और भी कई मुद्दे हैं जिनकी मुझे लगता है कि जिनकी वजह से नई शिक्षा नीति की बात की गई, और अगर इसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आने वाला कल जो है, आने वाला भविष्य जो है, आने वाला भारत जो है वो बड़ा डिफरेंट होगा। बच्चे कुशल होंगे। और कौशल विकास ये ऐसे ही होता है जैसे हम कक्षा में कहते हैं ना बच्चे को, अनुराधा मैडम इससे एग्री करेंगी कि हम बच्चे को पहले नॉलेज देते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करवाते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, फिर हम उसको कहते हैं अप्लाई कीजिए, और जब वो अप्लाई कर लेता है तो एक नई स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। अब वो कहीं भी जाता है वो उस स्किल को यूज करता है। जैसे हम कहते हैं कि ये लाल रंग है, लाल रंग डिफरेंट तरह के होते हैं, हम सबको लाल ही रंग कहते हैं, पर हम बच्चा ये नहीं कहता ये हल्का लाल है, गाढ़ा लाल है, या ये हम उसको ये भी नहीं समझाते, हम लाल बोलते हैं। फिर उसकी स्किल जब डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग के बाद अप्लाई करता है, जब उसकी स्किल डेवलप होती है, दुनिया के किसी भी लाल रंग को उसके पास ले आओ, किसी भी शेड के लाल रंग, वो लाल ही कहता है उसको, वो उसकी स्किल होती है। तो हम उस स्टेज पे बच्चे को ले जाना चाहते हैं, स्किल, इसीलिए स्किल की बात ज्यादा की गई है, कौशल विकास की बात ज्यादा। हम बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी जी भी नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं, मुझे लगता है ये शिक्षा नीति उसी की तरफ है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, प्रमुख बिंदुओं की बात करें, तो नई शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषता तो आज ये है इसकी कि अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात भी बड़े जोरों शोरों से की जा रही है कि जब बच्चा प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसकी बात कहते हैं, जिससे कि बच्चा जो है सीख करके, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मैं थोड़ा डिफरेंट देखती हूँ बाकी लोगों की अपेक्षा। हम पहले घरों में जब ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा नहीं थी तो हमारे एकल परिवार नहीं थे, जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। तो हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे बाकी परिवार के लोग जो है बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाते रहते थे, कहानियाँ सुनाना, कविताएं सुनाना, गाने सुनाना, चीज़ें दिखाना, उनके नाम बताना। आज परिवार एकल हो गए हैं, बच्चे जो हैं वो कहीं सीखते नहीं हैं, कहीं सीख के नहीं आते हैं। तो अगर उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन ना मिले, वो सीधे पहली कक्षा में आ जाए, तो वो ऐसे ही आता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो करवा क्या रहे हैं। हालांकि वो सीखा बहुत कुछ होता है, पर वो फॉर्मल एजुकेशन वाली बात नहीं सीखा होता है, तो वो समझ नहीं पाता है। तो एक तो ये कि क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा इसमें रखी गई है और बच्चे की पूर्व तैयारी के लिए रखी गई है, पहली बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, जो मुझे लगता है कि मैडम भी एग्री करेंगी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। और हिमाचल प्रदेश ने तो पहले ही शुरू कर दिया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम, और हमारे कम से कम 3840 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पे पूर्व प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई है। पहली बात ये है कि हम, और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रुचिकर और आनंददायी शिक्षा। देखिए, ये हमेशा बोला गया है कि जो शिक्षा होती है बड़ी रुचिकर होनी चाहिए, आनंददायी होनी चाहिए, पर उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है बड़ा स्पेस दे रही है बच्चे को आनंददायी और रुचिकर शिक्षा देने में। मेरे को लगता है कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करने लगे तो घंटों हम इस पे बात कर सकते हैं, जो इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। बस्ते का बोझ कम करना है, एनवायरनमेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है उसकी। अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है तो ना केवल उसकी हेल्थ की बात करनी है, वेलबींग की बात करनी है, बस्ते के बोझ को कम करने की बात करनी है, उसकी शारीरिक विकास की बात करनी है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको उसके कौशल विकास करने की बात करनी है, उसके लोकल डायलेक्ट में बात करनी है। अभी आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि वो बच्चे को लोकल लैंग्वेज से स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लेके जाना, उसकी मातृभाषा में, उसको मातृभाषा में। और मल्टीलिंगुअल की बात भी की गई है कि ना केवल अपनी लोकल लैंग्वेज में, धीरे धीरे अगर वो अन्य भाषाओं को भी सीखे, ना केवल अपने देश की भाषा बल्कि विदेशी भाषाएं भी सीख ले, तो उसके वो बहुत काम आने वाली है। अभी देखिए क्या होता है, हमारे बच्चे यहाँ से बाहर फॉरेन जाते हैं और ये वही बच्चे जा पाते हैं जिन बच्चों को अंग्रेजी आती है।
और वहाँ जाकर के वो अंग्रेज़ी में इंटरेक्ट कर पाते हैं। हमारे बच्चे दूसरे प्रदेश में जाते हैं, दूसरी जगहों में जाते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाते हैं, तो अगर वो एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो दूसरी लैंग्वेज उनको आती नहीं, वो अपने आप को हीन बनाने लगते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जिस जगह में जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है तो आपका जीना बड़ा सहज सरल हो जाता है। तो उसकी भी बात इसमें की गई है। और दूसरा ये कि जो बच्चा घर से अपनी भाषा बोल करके स्कूल में आता है, तो हम कहते हैं नोन टू अननोन सिखाना है बच्चे को, तो नोन उसकी भाषा वो होती है। वहाँ से अगर धीरे धीरे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जब हम जाते हैं तो वो बच्चे जो हैं बड़ी आसानी से जो है मुख्य धारा में आ जाते हैं। तो जी, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है और आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। इसके संदर्भ में अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप हमें दूरभाष नंबर 28000177 और 28000178 पर फ़ोन कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अनुराधा मैडम, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैडम हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे जो और इसके पहलू हैं शिक्षा नीति के? इस शिक्षा नीति में मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला जो स्टेज है बच्चे का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 85% जो बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट है इसी उम्र में होती है, और इस समय सबसे ज़्यादा सीखना भी बच्चे का होता है। लॉजिकल थिंकिंग, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और हमें कई बार वो अटपटे भी लगते हैं कि मतलब कैसा प्रश्न पूछ रहा है, और हम बच्चे को बिठा भी देते हैं। बट आई थिंक उनकी उस समय इतनी पूछने की क्षमता, जानने की क्षमता होती, क्यों, क्या और कैसे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे, और उसको फोकस में रखते हुए आगे की जो स्टेजेस हैं, जो हमारी प्रेपरेटरी स्टेज है, मिडल, सेकेंडरी स्टेज, उस पे इफ़ेक्ट अवश्य जाएगा। जैसे मंजुला मैम ने आपको बताया कि 3800 से ज़्यादा स्कूल हमारे यहाँ प्री प्राइमरी स्कूल्स चल रहे हैं, और उनका प्रदर्शन भी इस समय जो नेक्स्ट हायर क्लासेस है उसमें बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज यही स्टेज है जहाँ पर हम उसको प्रिपेयर करके ला सकते हैं कक्षा 1 के लिए। तो मुझे इस जो शिक्षा नीति है इसमें ये बहुत विशेषता लगी। कहीं हमारे पिछड़ा वर्ग जो है, या कई बच्चे ऐसे बच्चे जो स्कूल्स में एनरोल नहीं हो पाते थे प्रेपरेटरी स्कूल्स में, उनको यहाँ पे अवसर मिलेगा कि वो भी स्कूल आएँ और सीखें। जी, जहाँ सीखने की बात आ रही है तो बात आती है इवैल्यूएशन की, असेसमेंट की। असेसमेंट का क्या प्रावधान है इस नई शिक्षा नीति में? असेसमेंट का भी प्रावधान है इस शिक्षा नीति में, क्योंकि इस शिक्षा नीति में बदलाव आया है, करिकुलम में भी चेंज आएगा, और डेफिनेटली मूल्यांकन आकलन में भी बदलाव आएगा। तो वो बदलाव जो एक्सपेक्टेड है, एक तो लर्निंग के लिए कि बच्चा कैसे सीखे, ये बात हमारी पहले ही हो गई है कि बच्चा कैसे सीखे। हमने उसको सिखाना नहीं है, पर उसको एक रास्ता दिखाना है कि कैसे वो सीखे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्रिएटिविटी, उसको क्रिएटिव बनाना है हमने, रचनात्मकता हो उसमें बच्चे में, और इसके साथ साथ एक फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको रचनात्मक मूल्यांकन कहा गया है। बार बार लगातार मूल्यांकन आवश्यक है, और इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहीं पर बच्चे में बदलाव हम ला सकते हैं। अगर 6 महीने बाद मुझे या 3 महीने बाद मुझे मूल्यांकन करना है तो वो बहुत लेट हो जाता है। उस समय मैं 3 महीने बाद अब पिछले चैप्टर्स में चाहूँ, पिछले आकलन में चाहूँ कि कोई बदलाव मैं ला सकूँ, तो शायद मेरे लिए लाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर एक अवसर मिला है टीचर को, स्टूडेंट को, कि वो टीचर जो है अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव ला सके, और जो स्टूडेंट है वो अपने टीचिंग मेथड्स, लर्निंग मेथड्स में बदलाव ला सके। तो ये बहुत आवश्यक है मुझे लगता। और इसमें पोर्टफोलियोज, रिपोर्टिंग कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसकी रिपोर्टिंग पेरेंट्स के साथ हो, जिसमें स्कूल रिपोर्ट कार्ड का प्रावधान है। उसमें संज्ञात्मक और सह संज्ञात्मक, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट को इंक्लूड किया गया है। नॉट ओनली पढ़ने पढ़ाने की बात, बट इसके साथ साथ बच्चे का व्यवहार दूसरे बच्चों के साथ कैसा है, कला में बच्चे कैसे हैं, बहुत सारी बातें इसमें शामिल की गई है। एवरीथिंग की उसकी असेसमेंट है। असेसमेंट मतलब सिर्फ पढ़ने की असेसमेंट नहीं, उसके अलावा भी असेसमेंट की बात की गई है। तो रिपोर्ट कार्ड्स को रिफॉर्म करने की बात है यहाँ पर कि किस तरह में हम रिपोर्ट कार्ड्स में भी रिफॉर्म लाएंगे। तो वो भी जो हमारे दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से हम अपने रिपोर्ट कार्ड्स में चेंज करेंगे।
ये रिपोर्ट कार्ड्स पेरेंट्स के साथ भी शेयर होते हैं, पूरी इंटरेक्शन। और मुझे लगता है क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा तभी आ सकती है जब पेरेंट भी जुड़ेगा, टीचर तो जुड़ा ही है, स्टूडेंट तो एक सेतु का काम करेगा जो ये रिपोर्ट कार्ड है। और इसके बाद पेरेंट्स के साथ चर्चा, बहुत सारी पीटीएम्स भी, पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें बच्चे को क्या आता है, क्या और सिखाया जा सकता है, इसके बारे में शेयर करना। ये सारी बातें शिक्षा नीति में। डॉक्टर मंजुला, आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो था विशेषताएं इसमें है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है, प्री प्राइमरी क्लासेस है, फॉर्मल एजुकेशन की है, स्किल डेवलपमेंट की है। अभी जो हमारे पास चल रहा है जैसे मैट्रिक है, उसके बाद +2 है, इस स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा इस एजुकेशन पॉलिसी में? देखिए, इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है कि 5+3+3+4 हो गया है। और 5 में रखा है इन्होंने 3 साल से 11 साल के 8 साल के बच्चे को, 3 से 8 साल के बच्चे को, और फिर रखा है 8 से 11 साल के, फिर 11 से 14 साल के और 14 से 18 साल के बच्चों को। ये बड़ा साइकोलॉजिकल है क्योंकि ये जो ग्रुप बनाए हैं, ये ग्रुप बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिकों से पूछ करके बनाए गए हैं कि एक एज ग्रुप का बच्चा जो है एक तरह से सीखता है, उसके सीखने सिखाने के तरीके एक होते हैं, उसको वो लॉजिक उतना ही लगा सकता है जितना, अब छोटा बच्चा है वो लॉजिक बहुत नहीं लगाता है, तो उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटरी लेवल की चीज़ें उसको दिखाना, उसको सिखाना, छू करके देखना, उसकी सारी इंद्रियों का प्रयोग करके उसको सिखाना, ये सिखाया जाता है। धीरे धीरे बच्चा लॉजिक लगाने लगता है, उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से जो है ये जो पहली स्टेज है ये फॉर्मेटिव स्टेज है, जैसा मैडम भी कह रही थी। तो ये फॉर्मेटिव स्टेज से कैसे अगली स्टेज में जाए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए, तो ये स्ट्रक्चर में भी चेंज लाया है। दूसरा, आपने पूछा कि क्या इसकी विशेषता है, जैसे हमने कहा कि 2030 तक हमें शिक्षा तो सबको देनी है, ये तो मैंडेटरी है हमें। 2025 तक हमें जो है बच्चों में मूलभूत गणितीय और भाषाई कौशल भी विकास करने हैं, जिसको हम लिटरेसी और न्यूमरेसी कहते हैं। इनका विकास करना है और ये इंश्योर करना है 2025 तक कि सबको। वैसे तो हम शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश ने पिछले कई वर्षों से, मुझे लगता है कि 97 से इस पे काम हो रहा है और धीरे धीरे ये काम और बढ़ने लगा है। और आज की स्टेज में अगर हम असेसमेंट की बात करें, जैसा मैडम ने कहा, तो हमारे प्रदेश में स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे होता है। हम बार बार उसको एनालाइज जब करते हैं उसका, तो देखते हैं कि जो हमारे प्राइमरी के बच्चे हैं उन्होंने जो ये लिटरेसी और न्यूमरेसी वाला स्टेज है वो क्रॉस कर लिया, वो सुनिश्चित कर लिया है कि, और उनको आता है वो। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात है। और तीसरा, मेरे को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप पूछ रहे थे पहले भी, मुझे लगा कि वो मुझे बतानी बड़ी ज़रूरी है, आईसीटी का शिक्षण प्रक्रिया में यूज़। वैसे तो हमारे प्रदेश में शिक्षण प्रक्रिया में 21 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आईसीटी लैब्स बन गई हैं, पर उनका उपयोग करना, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होता है, लैब्स बन जाती हैं, लाइब्रेरी होती हैं स्कूलों में, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, खेल का मटेरियल होता है। मटेरियल एक टाइम मटेरियल ही रहता है, उसका यूज होगा तब वो लर्निंग मटेरियल बनता है। मैं कई बार अपने टीचर्स को भी उदाहरण देती हूँ और मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें हम टीचर्स को और अपने आम जनता को बता सकें, ताकि वो उसको इंश्योर करें स्कूलों में कि हर मटेरियल को यूज करो, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करो। ये पेन है मेरे पास, अगर ये किसी दुकान में पड़ा है तो ये मटेरियल है, क्योंकि इसको यूज नहीं कर रहे हैं। इस पेन को मैं खरीदती हूँ, इसको यूज करती हूँ आपको कुछ सिखाने के लिए, तो ये टीचिंग एड हो जाता है। और इसी पेन को मैं आपको बोलती हूँ कुछ करके दिखाइए, तो ये लर्निंग मटेरियल हो जाता है। तो कोई भी मटेरियल स्कूल में पढ़ा है तो वो मटेरियल होता है, उसको यूज कौन कर रहा है? टीचर करता है, एड बन जाता है, बच्चे करते हैं, लर्निंग मटेरियल बन जाता है। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूलों में बना है उसका यूज करना, तो आईसीटी को टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, टीचिंग लर्निंग में यूज करना, उस प्रक्रिया में यूज करना, वो इस शिक्षा नीति का एक और काम है। और एक और शिक्षा नीति में इसमें ये भी इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की जाएगी, और ये बड़ा मैंडेटरी किया गया है कि जो स्कूल से बाहर रह रहे बच्चे हैं उनको स्कूल में लाना है। देखिए हमारे बच्चे, जनरल बच्चे अपने आप आ जाते हैं
हैं, उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जनरल पब्लिक हमारे प्रोग्राम को भी सुनती है, हमें भी उन्हें पता भी है शिक्षा कितनी, पर जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं वो हमारा काम है। और शिक्षा नीति ये कहती है कि आने वाले 2025 तक हम हर बच्चे को स्कूल में ले आएंगे, एनरोलमेंट बढ़ाया जाएगा। और सारे जो बच्चे बाहर रह रहे हैं किन्हीं कारणों से, मार्जिनलाइज ग्रुप है, गरीब हैं बच्चे, नहीं पढ़ पाते हैं किन्हीं कारणों से, उनको वो सुविधाएं उपलब्ध की जाएं और वो उनको स्कूल में लाया जाए। और इस पूरी शिक्षा नीति में एक और चीज़ जो मुझे बड़ी इम्पोर्टेंट लगती है वो शिक्षक की एम्पावरमेंट। जो हमारा टीचर है, देखिए बच्चा तो है इम्पोर्टेंट, बच्चा तब महत्वपूर्ण हो जाएगा जब हमारा टीचर भी अपने आप को महत्वपूर्ण मानने लगेगा। हम सब मानते हैं बच्चा बड़ा महत्वपूर्ण है, पर जिस टीचर ने उससे इंटरेक्ट करना, अगर हम उसको लोअर 2वीं दर्जे का मान लेंगे या कम आंक लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चा भी इम्पोर्टेंस फील करेगा। तो इस शिक्षा नीति में टीचर के एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें रखी गई हैं जिसको हमें अचीव करना है, और मुझे लगता है सरकार उस पर नीतियाँ भी बनाएंगी, चाहे वो उसकी ट्रेनिंग की बात हो, 50 घंटे का जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है टीचर का, वो भी अचीव करना है। हर टीचर को लेना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में, चाहे वो एजुकेशन फिलोसफी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो सब चीज़ों पे, चाइल्ड साइकोलॉजी पर है, तो उस पर बातचीत करनी पड़ेगी। जी। आपसे जानना चाहूँगा अनुराधा मैम, हिमाचल की अगर बात करें, जनजातीय इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, तो इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए विभाग के समक्ष क्या चैलेंजेस हैं, क्या देखते हैं कि ये मुश्किलात आ सकती हैं? श्योर मुश्किलात आ सकती है, पर मुझे लगता है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अभी अगर इस प्रेजेंट समय की बात करें, जब कोविड-19 ये चला हुआ है और इस समय हर घर पाठशाला कार्यक्रम भी चला है, उसे भी हमें मीट आउट करने में कुछ चैलेंजेस आए। बहुत सारे बच्चों तक हम नहीं पहुंच पाए थे शुरू में, पर इस चैलेंज को मीट आउट करने में भी हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने घर घर जाके शिक्षण सामग्री जो है, जो वर्कशीट्स हैं या कुछ और मटेरियल, टीचिंग मटेरियल है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मे भी चैलेंजेस आएंगे हमारे सामने और उसके साथ हम लड़ेंगे भी। हम पूरी टीम जो है यहाँ पे शिक्षकों की है, वो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। मंजुला मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? अभी जो देखिए, क्योंकि शिक्षा नीति में कहा गया कि अब तो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, और कोविड पीरियड में तो ये हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो हमने ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी। हमें ये भी मालूम नहीं था कितने टीचर स्मार्टफोन के साथ बैठे हैं ताकि हर टीचर अपने बच्चे से जुड़े। तो हमने ये सोचा क्यों ना सेंट्रलाइज्ड हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाए, हर घर पाठशाला, जिससे कि हर बच्चे तक हम पहुंच पाए। हमने वो आनन फानन में जल्दी से तैयार किया, और हमने ये देखा कि हमारे 70% पहले ही उसमें 70% से ज़्यादा लोग जो है उस शिक्षा के जुड़ गए। पर फिर हमें पता चला कि बहुत दूर दराज क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, जहाँ नेट फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर ये जो ऑनलाइन शिक्षा है वो नहीं जा पा रही है। तो हमारे टीचर्स ने एक बड़ा काम करके दिखाया उसमें, और ये काम ये था कि उन्होंने घर जाकर के जो वर्कशीट्स हम ऑनलाइन देते थे वो उसकी प्रिंट आउट लेकर के घर जाकर के देते थे। लाहौल स्पीति का उदाहरण ना केवल हम प्रदेश में दे रहे हैं बल्कि पूरे देश भर में ये उदाहरण जा रहा है। ये ना केवल लाहौल स्पीति में हो, इसको देख करके चंबा के लोगों ने ऐसा किया, इवन ऊना के लोगों ने। मैंने कुछ टीचर्स के वीडियो प्राप्त किए जिन टीचर्स ने घर घर जाकर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो ये चैलेंजेस थे, लेकिन चैलेंजेस को, क्योंकि जैसा मैडम ने कहा कि टीम है टीचर्स की, शिक्षक अगर चाहे तो वो कोई भी परिवर्तन, मतलब इस ऑनलाइन शिक्षा में, इस कोविड पीरियड में हमने देखा कि समय नहीं लगता परिवर्तन लाने में, केवल मात्र हमें एक ज़ील होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है जी। और कोविड पीरियड ने तो बता दिया कि ऑनलाइन शिक्षा की कितनी इंपॉर्टेंस है, और नई शिक्षा नीति में तो वैसे ही, जैसे हमने कहा कि ICT पे जोर है, ऑनलाइन शिक्षा पे, ताकि व्यक्ति अगर दूर है तो वो शिक्षा से वंचित ना रह सके, उसको किसी न किसी माध्यम से उसकी शिक्षा जो वो मिल सके। शिक्षा नीति को लेके मैम, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आपका एक छोटा सा संदेश है, क्या रहेगा जो आप बताना चाहेंगे इस नई शिक्षा नीति को लेकर हमारे दर्शकों को? शिक्षा नीति को लेकर के मेरा तो सभी जो पेरेंट्स हैं उनसे भी एक अनुरोध है कि पेरेंट्स भी इसको जाने समझे, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए है, हमारे समाज के लिए, आने वाला भविष्य हमारे बच्चे हैं। अगर हम समझेंगे, अच्छे शिक्षित बच्चे निकलेंगे तो बच्चे, हमारा ही समाज का विकास, और समाज के विकास की जो आवश्यकता है वो ये बच्चे ही पूरी करेंगे। टीचर से मेरा अनुरोध है कि इसको पढ़ें और
अक्षरशः इसको जो है स्कूलों में इम्प्लीमेंट करें की कोशिश करें। और मैम, हमारे कार्यक्रम का समय हो रहा है। मंजुला मैम, अनुराधा जी, आपने समय निकाला, कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए जनवाणी की संपूर्ण टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।